दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा 3.0 का आवेदन हो चुका है, उसकी परीक्षा आगे प्रस्तावित है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मई माह में परीक्षा होनी थी, किन्हीं कारणवश उसको जो है टाल दिया गया है। बट आने वाले दिनों में जो है इसको परीक्षा आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो भी हमारे शिक्षक साथी परीक्षा 1 और 2 नहीं दे पाए हैं, उन्होंने जो है सक्षमता परीक्षा 3.0 का आवेदन कर दिया होगा और तैयारी इनको ज़ोर ज़ोर से चल रही होगी। तो जो भी हमारे नियोजित टीचर हैं, स्पेशल टीचर का दर्जा लेना है तो सक्षमता परीक्षा 3.0 उन्हें पास करनी पड़ती है। तो उसके लेकर हम जो है कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी है कि बुध है कि बृहस्पति है कि शनि है? आप लोग जानते होंगे कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह अगर कहा जाए तो बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। जबकि सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो वो सब बुध है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध है। अब किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला पृथ्वी सही हो जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो शनि जो है नाम याद रखिएगा। इसके सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो शनि के हैं। किसके हैं? शनि के हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे, बने रहिएगा अंत तक। एक से एक धांसू सवाल लेकर आया हूँ। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए कि बी कि सी कि डी? एक बात आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन की खोज अगर पूछा जाए तो फंक नाम के वैज्ञानिक ने किया था विटामिन की खोज। इसके अलावा दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक तो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं तो W से होता है वाटर, और वाटर WBC का नाम याद रखिएगा। तो B और C जो हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि जो बचे विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं A, D, E और K। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा, जानते होंगे आप लोग। बी से बेरी बेरी हो जाएगा, सी से स्कर्वी हो जाएगा और डी से विकट्स या सूखा रोग हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा था सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो जो सूर्य के प्रकाश में जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब आ जाएगा। इसकी व्याख्या आप लोग समझते चलिएगा। सवाल एक नहीं, इसके पीछे 4 सवाल छुपे हुए हैं, आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए कि बी कि सी कि डी? तो जो है खट्टे फलों में जो है विटामिन जो है विटामिन सी पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी नाम पूछा जाता है परीक्षा में, एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो है पूर्णतया खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा बहुत बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा। पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी सक्षमता परीक्षा में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है असम और चौथा है तमिलनाडु। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये किस राज्य में है? ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है असम और चौथा है तमिलनाडु। तो जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाएगा वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब, इसका ऑप्शन नंबर पहला मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से हो जाएगा। मिस्टेक हो गई थी,
तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग बने रहिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये टॉप 20 हमने क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और भी जो हमारे साथी उनको जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। जो कथक होता है वो कथक है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है? पहला है अफगानिस्तान के साथ, दूसरा है बांग्लादेश के साथ, तीसरा है पाकिस्तान के साथ, चौथा है चाइना के साथ। ये चारों राज्य जो हैं ये भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर सर्वाधिक की बात करेगा तो बांग्लादेश के साथ हम लोग जाएंगे। 4096 किलोमीटर जो है सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है, जबकि सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की साझा करता है। ये बात आप लोग दोनों याद रखिएगा, दोनों टेंटेटिव क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के साथ साझा करती है? अफगानिस्तान के साथ, कि बांग्लादेश के साथ, कि पाकिस्तान के साथ, कि चाइना के साथ? देखिए, मैकमोहन रेखा है तो भारत और जो है चाइना के मध्य है, चीन के मध्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा हो जाएगा। अगर पूछेगा भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है तो रेड क्लिफ का नाम आप लोग याद रखिएगा, रेड क्लिफ। इसके अलावा 38 डिग्री अगर पूछा जाए किसके किसके मध्य स्थित है तो उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया को जोड़ता है। उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से जो 38 डिग्री चाइना जोड़ देता है। अगर 49 डिग्री की हम लोग बात करेंगे तो यूएसए को कनाडा से जोड़ देगा, यूएसए को कनाडा से जो है जोड़ देगा। ये आप लोग चारों बातें याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, 38 डिग्री और 49 डिग्री। समझ में आ गया होगा। और एक होता है डुरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कलपक्कम है, कि कैगा है, कि तारापुर है, कि काकरापारा है? चारों आप लोग देखिएगा कहाँ है। कलपक्कम अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे कहाँ है तो कलपक्कम है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगर कैगा पूछेगा कहाँ है तो कर्नाटक का नाम आप लोग याद रखिएगा, कहाँ है? कर्नाटक में। अगर तारापुर पूछे कहाँ है तो तारापुर है महाराष्ट्र में। अगर काकरापारा पूछे कहाँ है तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। समझ में आ गया होगा। चारों के स्थान याद रखिए कहाँ कौन स्थित है। अगर पूछेगा भारत का पहला कौन है तो आप लोग याद रखेगा तारापुर है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बेहतरीन सवाल रहेगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? पहला है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है ताप है, तीसरा समय है और चौथा दूरी है। तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, जो प्रकाश वर्ष है, वर्ष से समय पर मत जाइएगा, धोखा हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है तो आप लोग पारसेक का नाम याद रखिएगा। पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 0 और चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर पहली बात ध्यान दिया जाए कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है
तो आप लोग सोवियत संघ या रूस का नाम आप लोग याद रखिएगा। सोवियत संघ या रूस का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मौलिक अधिकार की बात करेगा तो अमेरिका के साथ हम लोग जाएंगे। दोनों साथ साथ पढ़िएगा, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार, यूएसए के साथ हम लोग जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य एक गो नहीं थे, मतलब शून्य थे, 0/सन्नाटा था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा है कि कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। पहला है ऑस्ट्रेलिया से, दूसरा है ब्रिटेन से, तीसरा है यूएसए से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। पहला है ऑस्ट्रेलिया से, दूसरा ब्रिटेन से, तीसरा यूएसए से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है मिजोरम। तो आप लोग याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और आप लोग याद रखिएगा राज्य कौन कौन से हैं, आपका सवाल बन जाएगा। पहला आप लोग याद रखिएगा गुजरात, पश्चिम से पूर्व की हम लोग चलेंगे। पहला आप लोग नाम याद रखिएगा गुजरात, दूसरा है राजस्थान, गुजरात राजस्थान, तीसरा है एमपी मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। ये आठ राज्य जो हैं कर्क रेखा पर स्थित हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इनमें से ऑप्शन में कौन नहीं है, तो आप लोग उत्तर प्रदेश का नाम आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम याद रखिएगा, माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रश्न है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है मिजोरम। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो राजस्थान का नाम पहले नंबर पे आता है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर जनसंख्या के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है जनसंख्या के हिसाब से। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम अगर पूछा जाए कौन है, तो आप लोग गोवा का नाम याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आपको पैदा रहेगा। पहला है बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है केरल, चौथा है मिजोरम। एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे, अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य का पूछेगा तो केरल लगाइएगा। यहाँ की जो साक्षरता दर है 96.2% है। कितनी है? 96.2% सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। जबकि अगर लेटेस्ट में अगर न्यूज आया है करंट में, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है मिजोरम जो है पूर्ण साक्षर का दर्जा मिल गया है 98.2%। क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अगर कोई राज्य 95% को पार कर लेता है तो पूर्ण राज्य का दर्जा उसे पूर्ण साक्षर राज्य जो है घोषित कर दिया जाता है। तो 2024 मतलब टेंटेटिव में करंट में जो है मिजोरम जो है पूर्ण साक्षर जो है राज्य बन गया है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग देखेंगे
तो केरल को माना जाता है। तो इस बात को, दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके राज्य से जुड़ा हुआ है और आयोग पूछ सकता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? पहला है प्रयागराज, दूसरा है सोनपुर, तीसरा है जयपुर और चौथा है पुरी। यहाँ थोड़ा झटका देने वाला प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है राज्य नहीं दिया गया है बल्कि जगह का नाम दिया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला अगर देखा जाए तो आपके गृह राज्य बिहार में लगता है। और बिहार में किस जगह? तो वैशाली जिले के हाजीपुर पास में सोनपुर पड़ता है, छपरा जिला में सावन में पड़ता है। ये सोनपुर का नाम आप लोग फेमस है, अगर मौका मिले तो कभी जाइएगा, देखिएगा। अच्छे अच्छे यहाँ जो है पशु जो है आते हैं और मेला अच्छा लगता है, और जाइएगा। ये सावन जिला में पड़ता है, हाजीपुर के निकट है, 5 किलोमीटर। कभी मौका मिले तो जाइएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर लगता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है? पहला है अम्लीय, दूसरा है क्षारीय और तीसरा है उदासीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये भी झटका देने वाला प्रश्न है। अगर आपको पीएच मान नहीं पता है तो इसके जो है प्रकृति आप नहीं पहचान पाएंगे। आप लोग याद रखिएगा, जिनका भी पीएच मान 0 और 7 के बीच होता है उन्हें जो है हम अम्लीय श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में? अम्लीय श्रेणी में। जिसका भी पीएच मान 7 होता है उसे हम लोग उदासीन घोषित कर देते हैं। क्या घोषित कर देते हैं? उदासीन। इसके अलावा अगर 7 से ऊपर है, 7 से 14 के बीच में, तो उसे हम लोग क्षारीय घोषित कर देते हैं। क्या घोषित कर देते हैं? क्षारीय। तो क्योंकि रक्त की पीएच मान जो है 7.4 होता है, तो 7.4 होने के नाते इसे जो है हम लोग क्षारीय प्रकृति के अंतर्गत रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन 19 है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा जम्मू कश्मीर। तो देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत जो है, क्योंकि वहाँ देवों की भूमि है, तो जहाँ देव होते हैं वहीं फूलों की बरसात होती है, तो इसलिए हम लोग उत्तराखंड के पास जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग अगर शांत घाटी की बात करेंगे या साइलेंट वैली की बात करेंगे, तो साइलेंट वैली जो है केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, उत्तराखंड, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा किस सूची का विषय है? पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आप लोग शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हैं तो शिक्षा क्षेत्र की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं शिक्षा में जो है केंद्र और राज्य सरकार का अंश होता है। 60% और 40% का जो है अंशदान होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार का हिस्सेदारी होती है। तो इस हिसाब से जो है शिक्षा जो है एक समवर्ती सूची का विषय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों ये 20 प्रश्नों की इम्पॉर्टेंट श्रृंखला समाप्त होती है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये आज की क्लास। ऐसे क्लासेस को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।